प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? फर्टिलाइजर की क्या हमारे पास कमी है या प्रेजेंट है या आने वाला है? फर्टिलाइज़र की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। सिर्फ इतना ज़रूर है कि फर्टिलाइज़र कैश एंड कैरी की आइटम। आपके ऊपर भी ये आरोप है क्योंकि माना ये जा रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि शायद यदि वो हायर एजुकेशन वाले यदि उन प्रमोट हो जाते हैं तो जो हायर ऑफिशियल्स वाले वो उनसे इनसिक्योरिटी फील करेंगे, जेलस फील करेंगे। कितनी सच्चाई है? जब रीऑर्गेनाइजेशन होगी तो वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगी, उसमें मर्जर भी हो जाएगा, उसमें डीपीसी भी हो जाएगा। ये जो जेईओ आए हैं ये प्रदर्शन करके और रहबरे ज़राअत के माध्यम से आए हैं। अब उनका ये मानना है कि उनको नौकरियां भी प्रदर्शन से मिली है, डीपीसी की शुरुआत भी प्रदर्शन से हुई है, तो क्या अब जो अगला स्टेप वो भी इन्हें प्रदर्शन करना पड़ेगा? और यदि वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं तो विभाग का रुख क्या होगा? ये सबॉर्डिनेट्स हैं, ये गवर्नमेंट की सीसीए रूल्स के अंडर आते हैं और इनका ये हक नहीं है कि ये प्रदर्शन करने निकले। इनको ये समझना चाहिए अब ये रहबरे ज़राअत नहीं है, अब इनको ऑफिसर लाइक बनना है। भारत की जान है किसान और किसान की खुराक है फर्टिलाइजर। आखिर जम्मू कश्मीर में और खासतौर से जम्मू संभाग की बात करें, यहां पर किसानों की खुराक यानी फर्टिलाइजर का क्या स्टेटस है, इसी विषय पर जानकारी लेने के लिए मैं मौजूद हूं डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर के शर्मा जी के पास। शर्मा साहब, आपको स्वागत है। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? फर्टिलाइजर की क्या हमारे पास कमी है या प्रेजेंट है या आने वाला है? ऐसा है कि हर सीज़न के शुरू में हम एक पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं जी। उसमें बीज, खाद, पानी, ये सारी चीज़ों का एडवांस में प्लान बनता है जी। सबसे पहले मैं बीज की बात करूंगा, क्योंकि बीज होगा तो फिर खाद की ज़रूरत पड़ेगी और पानी की पड़ेगी जी। तो बीज हमारा इस साल का प्लान था, हमें कोई 60,000 कुंटल सीड इस सीज़न में अपने 10 डिस्ट्रिक्ट्स में देना था। ठीक है। आज की डेट में मेरा 40,000 कुंटल से ऊपर सीड फील्ड में गाँव में पहुंचा हुआ है, सफिशेंट सीड है। बीज की कोई कमी नहीं है। 10,000 कुंटल सीड जो है वो ऑलरेडी मेरे गोदामों में प्रोसेस्ड पड़ा हुआ है। वो रोज़ हमारा कम से कम 1,000 कुंटल 1,500 कुंटल सीड रोज़ डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा है। जैसे जैसे ही डिमांड फील्ड से आ रही है तो वो जा रहा है। बीज की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अब रहा फर्टिलाइज़र का। यदि किसी किसान को कोई कमी होती है वो कहाँ अप्रोच कर सकता है? उसके लिए सब ओपन है। किसान हमारा जो इमीडिएट ऑफिसर है, जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, फिर एसडीओ है, फिर चीफ है, अगर यहाँ तक भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती तो मेरा अपना मोबाइल सबके लिए अवेलेबल है। कोई भी किसान, जैसे आज भी सुबह मुझे 2-3 किसानों ने फ़ोन किया था और मैंने उनके फ़ोन डायरेक्ट अटेंड करता हूँ। डायरेक्टली अप्रोच करते हैं और हमारी पूरी टीम है या डायरेक्टर्स हैं हमारे पास, तो सारे जो हैं वो किसानों की जो फ़ोन है उनको अटेंड करते हैं और उनका ग्रीवियंस जो होता है वो मतलब समय समय पर उसका रिड्रेसल करते हैं। ठीक। अब रहा फर्टिलाइज़र की बात, तो फर्टिलाइज़र का मैं पहले आपको एक सिचुएशन बता देता हूँ। हमारी नवंबर में सोइंग बहुत कम होती थी, क्योंकि नवंबर में बासमती की फसल कटती थी और दिसंबर तक जाके कटती थी और नवंबर में कोई भी बारिश नहीं होती थी। इस साल अभी जो खराबा हो गया उससे बारिश भी ज़्यादा हुई और 100 मिलीमीटर बारिश जो है एक ही दिन में हो गई। उससे क्या हो गया कि बत्तर बन गया खेतों में। तो बत्तर जब बन गया तो एक तरफ तो नुकसान हुआ, तो दूसरी तरफ किसानों ने ज़मीन की तैयारी करके सोइंग स्टार्ट कर दी। तो नवंबर सोइंग जो थी वो हमारे लिए भी एक चैलेंज था कि हमें फर्टिलाइज़र जो था उस तरीके से लाना था। और आपको पता है कि नेशनल लेवल पे भी फर्टिलाइज़र की डिमांड जो थी, वो बड़ी स्टेटें हैं, पंजाब है, यूपी है, ये जो स्टेटें हैं, तो इनको प्रेफरेंस रहती है क्योंकि इनकी नवंबर में सोइंग हो जाती है और हमारी सोइंग जो है नॉर्मली दिसंबर में होती थी। अब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की, हमें 3 रैक डाइमोनियम फास्फाइड के, जिसको डीएपी बोलते हैं, जो मेन फर्टिलाइज़र लगता है, 3 रैक हमें आज की डेट में मिल चुके हैं। उसमें से 2 रैक पूरे के पूरे जम्मू में और 1 रैक जो है पूरा कश्मीर को प्रोवाइड किया गया। 1 रैक हमारा कल ही आया है और कल हमारा आया था 2650 टन का 1 रैक आया था। कल सुबह तक 1000 टन चला गया था और कल शाम तक पूरे का पूरा 2650 टन जो माल था वो डिस्ट्रिक्टों में चला गया। इससे हम बहुत कंफर्टेबल हो गए क्योंकि सोइंग के साथ साथ फर्टिलाइज़र का होना बहुत ज़रूरी था। अभी हमने एंटीसिपेट और किया है कि अभी सोइंग 15 दिसंबर तक चलेगी। हमें 2 रैक की और ज़रूरत है। 1 रैक हमारा शायद आज लोड हो जाएगा और हमें अगले 3-4 दिन में, 3 दिन लग जाते हैं 1 रैक को आने में, क्योंकि गुजरात की पोर्ट से आता है और
हमें अगले 3, 4 या 5 दिन में भी एक रैक मिलता है तो हमारे पास सफिशिएंट डीएपी हो जाएगा। उसके बाद हमने एक और रैक जो है उसकी डिमांड दी हुई है ताकि दिसंबर तक हम कंप्लीट सोइंग कर देंगे। फर्टिलाइज़र की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इतना ज़रूर है कि फर्टिलाइज़र कैश एंड कैरी की आइटम है। पहले तो होलसेलर जो है वो पैसे से कंपनियों से खरीदता है, होलसेलर पैसा इकट्ठा करता है रिटेलर से, और नीचे जो सिस्टम होता है कि रिटेलर भी कहीं ना कहीं किसानों से पैसा एडवांस में ले लेता है। थोड़ा सा किसानों को एक इसमें वो रहता है कि इसको मिल गया तो मुझे नहीं मिला, ठीक है। वो सारा जो हमने किसानों का जो एक डाउट था वो सारा क्लियर किया है। एक स्टोर में मैंने एक जैसे आज आरएसपुरा में टीम भेजी थी, फर्टिलाइज़र जितने भी डीलर्स हैं उनके जो स्टोर्स हैं पूरे चेक कर रहे हैं कि कोई भी डीलर पिक एंड चूज़ मत ना होने दे पाए, कि ऐसा नहीं है कि इसको मैं पसंद करता हूं तो इसको देना है, इसको मैं पसंद नहीं करता हूं तो इसको नहीं देना है। वो हमने पूरा चेक रखा हुआ है। और फर्टिलाइज़र की कोई कमी नहीं है, सीड की कोई कमी नहीं है। और सोइंग इस टाइम पहली बार जो सोइंग है हमारी वो नवंबर सोइंग जो है हो रही है। ये एक अच्छा संकेत है कि हमें प्रोडक्शन भी आगे ज़्यादा मिलेगा। तो जिस तरह आपने बोला कि कैश एंड कैरी है और अभी जो मूसलाधार बारिश हुई के कई किसानों को नुकसान हुआ, जिन किसानों के पास अब पिछली फसल की भी कमाई नहीं आई और आगे भी खर्च करने के लिए नहीं है, उनके लिए कोई इमदाद कोई? हाँ, उनके लिए ऐसा है कि जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, बिल्कुल। फिर सांबा डिस्ट्रिक्ट आधा पार्ट जो है रामपुर, ये रामगढ़ और बीजेपुर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से में आंशिक नुकसान हुआ। अब इसकी सारी लिस्टें बन गई हैं, जितने भी किसान थे जिनका नुकसान हुआ, जितना नुकसान हुआ है एक्सटेंट ऑफ डैमेज के हिसाब से वो हम SDRF के तहत जो प्रोविज़न होता है वो क्लेम्स की लिस्टें बन रही हैं और क्लेम्स देना भी शुरू कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट्स ने क्लेम्स देना SDRF के अंडर जो है क्लेम्स देना किसानों को शुरू कर दिए हैं। और इसके बाद कोई पॉलिसी गवर्नमेंट देखेगी कि आगे और किसानों को क्या मदद कर सकते हैं, वो भी कंसिडरेशन में है। बिल्कुल, किसानों की खुराक है फर्टिलाइज़र और सीड, और वो पर्याप्त मात्रा में जो है वो इसमें विभाग के पास पड़े हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए एम्प्लॉयज़ रहते हैं और एम्प्लॉयज़ की खुराक रहती है उनकी प्रमोशन, उनकी DPC। ये काफ़ी कंप्लेंट रही है कि जो JEO की प्रमोशन है वो 25:75 की रही है और 25% की जो रेशियो है वो हमारे जो लो अकेडमिक्स है जैसे मालीज वगैरह हो गए उनको प्रमोशन मिलती है, उनका 25% का कोटा पूरा हो गया। लेकिन 588 में से जो 75% का कोटा था उसमें अभी भी सिर्फ 147 पोस्टें हुई है, बाकी पेंडेंस। आखिर उनकी पेंडेंसी कब कंप्लीट होगी? और उस पर डॉक्टर साहब आपके ऊपर भी ये आरोप है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि शायद यदि वो हायर एजुकेशन वाले यदि उन प्रमोट हो जाते हैं तो जो हायर ऑफिशियल्स वाले वो उनसे इनसिक्योरिटी फील करेंगे, जेलस फील करेंगे। कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, 2 कोटे हैं इस प्रमोशन में, 2 कोटे हैं। ये जो जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट है, एक कोटा है 25% कोटे का, जो नीचे से लोग आते हैं और बेसिक एग्रीकल्चर ट्रेंड होते हैं, उनको 1 साल का कोर्स की होता है और 15-20 साल की सर्विस के बाद उनको ये लास्ट प्रमोशन है उनकी, ये इनकी लास्ट प्रमोशन है। यहाँ पर इसके आगे इन्होंने नहीं जाना, ये इनका 25% कोटा है। ये बात सही है कि 25% कोटे की जो पेंडिंग प्रमोशन थी वो मैंने कर दी, DPC कर दी, कंप्लीट DPC कर दी। और DPC भी ऐसी की है कि ये मैं आपको बता दूं कि आजकल जो DPC होती है सबकी विजिलेंस क्लियरेंस है, सबके APRs हैं 3 साल के, सबके इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट हैं और पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड है। फुल DPC जो कमेटी थी सारा वो करके इसको क्लियर किया हमने। और दूसरा जो चीज़, एक चीज़ और भी देखनी होती है कि इसमें जो कोई कोर्ट डायरेक्शंस होती हैं उनका भी ध्यान रखना होता है। अब आपने कही दूसरी बात, जो सेकंड पार्ट है 75% कोटे का, वो जो डायरेक्ट रिक्रूट आते हैं BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ बताऊं कि आपने कहा मेरे पे आरोप है, लेकिन मैं पहला डायरेक्टर हूं जिसने इनकी DPC जम्मू डिवीज़न की 147 लोगों की DPC, मैं पहला आदमी हूं जो 2014 में हो जानी चाहिए थी। वो कंट्रोवर्शियल भी रहा, कश्मीर में पहले हो गई। जो चीज़ 2014 में होनी चाहिए थी वो 2021 में हुई। तो 147 लोग जो थे हमने बैलेंस किया, क्योंकि कश्मीर में हो चुकी थी तो हमने भी यहाँ पर बैलेंस किया कि 147 उनके हैं, 147 हमारे हो जाए। अब एक चीज़ समझने वाली है, ये जो इनकी जो DPC है ये स्टेट लेवल DPC कमेटी का मैंडेट है, ठीक है, उसका हम मेंबर हैं। जो पहली वाली DPC हुई वो पहले इनकम्प्लीट हुई थी,
क्योंकि कश्मीर की हुई थी, जम्मू की नहीं हुई थी। तो जो मैंने 147 लोगों की डीपीसी करवाई, उसको यूटी लेवल की जो डीपीसी कमेटी थी उससे अप्रूव करवाया। उससे हमें दो फायदे हुए। उससे जो कश्मीर वाली थी और जो जम्मू वाली थी वो यूटी लेवल पे डीपीसी हो गई उनकी। पहले तो वो डिवीजन लेवल पे हुई थी, कश्मीर वालों ने वो डिवीजन लेवल पे की थी। फिर हमने दोनों को जब मैच करके उसको एक लेवल पे लाया जहां पर वो उनकी ऑथेंटिक डीपीसी होनी चाहिए थी, वो हो गई। इसके बाद जो वैकेंसियां खाली थीं हमारे जम्मू डिवीज़न में, तो मैंने ये कोशिश की कि 290 के करीब लोगों को इंचार्ज बना दिया। ठीक है। अब जिन लोगों को इंचार्ज बनाया है, कम से कम उनकी जब कभी भी डीपीसी होगी तो उनको पिछला इफेक्ट मिलेगा। जब से जो बने हैं उनको पिछला इफेक्ट मिलेगा। जिस डेट से वे बने हैं डीपीसी उसको पिछला इफेक्ट देती है। अगर इनको इंचार्ज नहीं बनाया होता तो फिर इनको प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट मिलना था, तो इनको नुकसान होता था। तो पेंडेंसी कब तक क्लियर हो जाएगी? पेंडेंसी इसलिए होगा, इसलिए है कि ये आप एक चीज़ समझें कि इनकी यूटी लेवल की सीनियरिटी अभी नहीं बनी है। ठीक है। तो वो कुछ इश्यूज हैं, इनके कुछ केसेस हैं, कोर्ट केसेस हैं इन लोगों के। और क्या इनसे जो बाकी नेक्स्ट बैच जो आना है उनको फर्क नहीं पड़ेगा? उनको और इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, थोड़ा सा मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो वैकेंसीज और खाली होंगी तो हम इंचार्ज जो हैं लोगों को बना देंगे। ठीक है। और फिर जब ये कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाता है सिस्टम सीनियरिटी का स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो इनकी हम डीपीसी कर देंगे। इनको किसी किस्म का नुकसान नहीं होने देंगे कि इनको कोई फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा। अच्छा, विभाग कोई ऐसा भी सोच रहा है कि इनकी कोई मर्जर पॉलिसी या फिर कोई यहाँ बैच वाइज सिस्टम में रहेगा? देखें, ये पॉलिसी मैटर है और बहुत सी तरीके से इसको देखा जा रहा है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सीरियसली इसको देख रही है। इसको 3 लेवल पे देख रहे हैं हम। एक तो डीपीसी लेवल है जो हम कर ही रहे हैं। ठीक है। जिसके लिए ये लोग एनाक्शियस हो गए कि जल्दी जल्दी हो जाए, अभी से हो जाए। तो डीपीसी को एक जो सिस्टम है ना, वो फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी होनी चाहिए। दूसरा, मर्जर का जो इनका जो था वो भी कंसिडरेशन में है, स्टिल है वो। मतलब गवर्नमेंट ने उस पर भी सोचा है। उसमें भी कुछ हो हल्ला हो रहा था, कह रहे हैं कि वो फाइल कैंसिल हो गई है मर्जर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो पॉलिसी मैटर होता है। वो हम बता नहीं सकते कि किस लेवल पे है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लेवल पे होता है। तो वो भी एक फाइल मूव हुई थी। तीसरे नंबर पे इनका हमारा एक रीऑर्गेनाइजेशन का भी है। तो रीऑर्गेनाइजेशन में 1 टाइम सेटलमेंट है। जब रीऑर्गेनाइजेशन होगी तो 1 टाइम सेटलमेंट हो जाएगी, उसमें मर्जर भी हो जाएगा, उसमें डीपीसी भी हो जाएगी। उसका भी है प्रोविजन है, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि वो भी कैंसिल हो गया है। नहीं, ऐसा होता है, ये लोगों को एप्रीहेंशंस रहती हैं और सभी लोग आज टाइम ऐसा है कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। तो इंस्टेंट रिजल्ट जहाँ 7 साल वेट किया, अब मेरे से ये गवर्नमेंट से 1 साल में जाते हैं कि 1 साल में कोई मिराकल हो जाए। तो 1 साल में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो 75% कोटे वाले लोग हैं, इनका 1000 आदमी प्रमोट हुआ है इस 1 साल में, जिसमें से आप ये कह सकते हैं कि 300 लोगों की डीपीसी हुई, तो 700 लोग जो है वो ओपीजी में प्रमोट हुए हैं, जिनकी डीपीसी होनी है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो जेईओ आए हैं, ये प्रदर्शन करके और रहबरे ज़राअत के माध्यम से आए हैं। अब उनका ये मानना है कि उनको नौकरियां भी प्रदर्शन से मिली है, डीपीसी की शुरुआत भी प्रदर्शन से हुई है। तो क्या अब जो अगला स्टेप है वो भी इन्हें प्रदर्शन करना पड़ेगा? और यदि वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं तो विभाग का रुख क्या होगा? ये सबऑर्डिनेट्स हैं, ये गवर्नमेंट की सीसीए रूल्स के अंडर आते हैं और इनका ये हक नहीं है कि ये प्रदर्शन करने निकलें। इनका एक सही तरीका है, एक अप्रोच है गवर्नमेंट के साथ कैसे अप्रोच करनी है। और इनको ये समझना चाहिए अब ये रहबरे ज़राअत नहीं है, अब इनको ऑफिसर लाइक बनना है। डीपीसी इसलिए की थी कि इनको उस मोड से निकाल के बाहर लाया जाए, ताकि ये फ्यूचर है एग्रीकल्चर का, इन्होंने महकमे को संभालना है। तो हमने डीपीसी इसलिए की थी कि ये ऑफिसर लाइक दिखें और बने और परफॉर्म करें। वो बहुत ही मीठे स्वभाव और बड़े ही मुस्कान के साथ एक चेतावनी भी ज़रूर दी है कि प्रदर्शन अब आपका इख्तियार नहीं है, आपको एक ऑफिसर लेवल का बनना है और एक सिस्टम के तहत चलना है। इतना ज़रूर है। रुख साफ कर दिया है डायरेक्टर साहब ने, एम्प्लॉयज़ को लेकर भी और किसानों को लेकर भी। और जिनको अभी भी कुछ शिकायतें हों तो उनके लिए दरवाजे जो है वो डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर के शर्मा के हमेशा खुले हैं। उन्होंने खुद बोला है कि वो डायरेक्टली कोई भी उन्हें कॉल कर सीधी बातचीत उनसे कर सकता है। आप हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। फिलहाल आप जुड़ रही है व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाज़त।